हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ अच्छे से आ रही है। फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ अच्छे से आ रही है? चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इस प्रखर बैच के लास्ट क्लास में हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग पिछले 8 क्लासेस से ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के अंतर्गत अलग अलग चैप्टर्स पर डिस्कस कर रहे थे। आज के चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, इस लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय, जिनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली ब्रिटिश पीरियड के दौरान भारत का शासन जो है वो वायसराय और गवर्नर जनरल के ही द्वारा शासित किया गया। तो उस पीरियड में जो भी घटनाएं हुई थी वो गवर्नर जनरल से रिलेटेड थी, तो कई बार वहाँ से जोड़ करके क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड, भारत में इस पीरियड में बहुत सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा, भारतीयों के द्वारा बहुत सारे बुक्स लिखे गए, न्यूज़पेपर और जो है वो सारी चीज़ें लिखी गई। तो उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो भी लोग छात्र जुड़े हुए हैं स्पेशली नवोदय टाइटन बैच से, तो उनका जो बिहार का क्लास रुका हुआ था ड्यू टू MCQ बैच, तो कल से फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। इवनिंग में 7 बजे से हम लोग कल से फिर मिलेंगे स्पेशली बिहार स्पेशल के क्लास में, ठीक है। तो जो नवोदय और टाइटन के बच्चे हैं उनसे हम लोग कल उस आपके कोर्स से रिलेटेड चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का ये लास्ट क्लास है इस प्रखर बैच के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं, और आज के टॉपिक यही है महत्वपूर्ण। तो इसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सभी लोगों को मेरा सजेशन यही रहेगा, जो इस बैच से जुड़े हैं या किसी भी बैच से जुड़े हैं, तो उनको मेरा सुझाव यही है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और PT इस बार निकालना चाहते हैं, तो आपके 2-3 टारगेट होने चाहिए डेली वाइज। सिंपल सा जो पॉइंट है वो डेली वाइज टारगेट ये है कि आपको पहला प्रायोरिटी देना पड़ेगा आपको जो आपके नोट्स है, बुक्स हैं, उनको पढ़ने का। यानी जो आपने कंपाइल करके रखा है या पढ़ के रखा है उसको रिवीजन कीजिए थोड़ा। यानी पर डे कम से कम 2 से 3 घंटे 4 घंटे रिवीजन कीजिए। अदर सब्जेक्ट्स को क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। देन उसके बाद यदि बात करें तो रिवीजन के बाद जो है आपका अगला स्टेप होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करना, और तीसरा स्टेप होना चाहिए करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस करना और उसको पढ़ना। तो बस 3 काम आपको करना है अभी जो PT है उसके लिए, ठीक है। और कुछ अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका 100% PT हो जाएगा। बस इस 3 चीज़ों को फॉलो अप कीजिए और सिंसियरली कीजिए। ऐसा नहीं कि टाइम पास की तरह कर रहे हैं। जो भी आपके पास बुक हो, नोट हो, आपने जो पढ़ रखा है उन्हीं चीज़ों को, नई चीज़ों को आप पढ़ने का टाइम कम है, वैसे चीज़ों को पढ़िए जो आपके पढ़ रखा। हाँ, किसी क्वेश्चन में किसी टॉपिक पे कन्फ्यूजन हो तो उसके रेफरेंस के लिए आप गूगल से और इधर उधर देख सकते हैं, बट पढ़े हुए चीज़ों को आप पढ़िएगा तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो इस पर आपको डिस्कस करना है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं इस प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय विभिन्न पत्रिकाएं और पुस्तकों के बीच में, और विविध से इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस की ओर। और सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? द बुक माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। तो बेसिकली माउंटबेटन को क्यों हम लोग जानते हैं? तो माउंटबेटन जो है वो भारत में मार्च 1947 में आए, और उनको एक टारगेट के साथ, एक प्लान के साथ इंडिया भेजा गया था क्लीमेंट एटली द्वारा। जो क्लीमेंट एटली उस टाइम में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये कह करके भेजा गया था कि भारत को जाइए और आज़ाद कराने के संबंध में प्लान क्रिएट करके बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से जब प्लान क्रिएट करने के लिए इन्हें भेजा गया, तो इन्होंने क्या किया कि एक प्लान क्रिएट किया जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, और इन्होंने 3 जून को ये प्लान सबमिट कर दिया, 3 जून 1947। देन ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ और ये हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ कि 2 नेशन बने, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचना की कि बेसिकली भारत को डिवाइड करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो माउंटबेटन का है, माउंटबेटन ने ही भारत को बांट दिया है।
तो ये जब बात माउंटबेटन के बारे में अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों द्वारा हो रही थी, तो इन्हीं के डिफेंड करने के लिए, इनके इस एलिगेशन को डिफेंड करने के लिए एक किताब लिखी गई, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और इस किताब में इनको डिफेंड किया गया कि नहीं, माउंटबेटन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है भारत के विभाजन के लिए। बेसिकली भारत के कंडीशन ऐसे थे कि भारत का डिवीजन हुआ। तो इस क्वेश्चन के लिए ये किताब लिखी गई थी। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनियन लेपियर। ये दो ऐसे राइटर्स रहे जिन्होंने मिलकर के ये बुक लिखी है, और ये इसका सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये सही आंसर इसका क्या है, लॉरी कॉलिन एंड डोमिनिक लैपियर। और मैंने बताया कि बुक क्यों लिखी गई थी, क्या रीजन था, तो यही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लिखा है? हु एमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज रोट एन आर्टिकल एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। ये एक प्रकार के कविताओं का संग्रह था, और ये किससे रिलेटेड था, तो ये क्रांतिकारी लोगों में जो भारत के इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी थे उसमें भगवती चरण बोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। तो ये जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है भगत सिंह से। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी भगत सिंह की है। इसके अलावा अकाली, कई तरह की बुक्स और नोट्स उन्होंने लिखे थे। उसी में से एक जो उनका इम्पॉर्टेंट रहा है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। ये रिलेटेड है किससे, भगत सिंह से। तो ये कुछ इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और आने वाले एग्जाम में भी इस तरह के आ सकते हैं। इसके अलावा भगत सिंह के बारे में आपने पढ़ा था कि ये जो है 2-3 संगठन से जुड़े रहे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट संगठन HSRA था, और HSRA के तहत इन्होंने 2-3 इवेंट्स, 2-3 जो है क्रांतिकारी घटनाओं में पार्टिसिपेट किया। लाइक इन्होंने पार्टिसिपेट किया सैंडर्स मर्डर केस में, असेंबली बम कांड में, लाहौर षड्यंत्र में इनको फांसी दी गई। देन ये सारे पॉइंट्स जो है आपको भगत सिंह से हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सावरकर सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक दशेर कथा। ये बहुत फेमस है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, तो उस पीरियड में ये किताब बहुत पॉपुलर हुई थी, दशेर कथा। ये निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है? विथ रेफरेंस टू द बुक दशेर कथा रिटेन बाय सखाराम गणेश देउस्कर। तो ये बेसिकली आपको ये नाम भी याद रखना है, कई बार हो सकता है एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए कि दशेर कथा किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें क्या चीज़ लिखा गया है, क्या है इसमें पॉइंट, आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहला है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इट वार्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हाइपोथेटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियल सिस्टम है, उपनिवेशवादी व्यवस्था है, वो भारत के लोगों के दिमाग पर जो है असर करता है, और कैसे वो भारतीय लोगों के मस्तिष्क से खेलता है, इस चीज़ को इन्होंने इस पर बताने का प्रयास किया। सेकंड कहा कि इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के माध्यम से प्रेरित किया। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स। तो ये स्वदेशी का भी इसके माध्यम से प्रचार किया गया। तो ये रीज़न भी था स्वदेशी क्यों प्रचार किया गया था, क्योंकि बिकॉज इस पीरियड में जो है वो बंगाल का विभाजन हुआ था, इसलिए ये प्रचार प्रसार किया गया था। और लास्ट है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के संबंध में किया गया था। द यूज ऑफ देश बाय देउस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो ये बुक है, इस बुक में सिर्फ बंगाल को देश नहीं कहा गया है, पूरे इंडिया को देश कह करके संबोधित किया गया है। तो इसलिए ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है, और सॉरी थर्ड स्टेटमेंट, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट इस बुक से रिलेटेड है। आपको स्पेशली इसमें ये ध्यान रखना है कि यह बुक जो है ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के अगेंस्ट में लिखा गया था, और ये बंगाल विभाजन के दौरान यानी 1904 में ये लिखा गया था, और 5 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस दौरान यह बुक जो है काफ़ी पॉपुलर रहा, और इस बुक को पढ़ करके काफ़ी क्रांतिकारी भावना बढ़ी, जिसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इस बुक को 1910 में बैन कर दिया। इस बुक को बंद कर दिया गया और बैन कर दिया गया कि नहीं, ये बुक नहीं बिकेगी, इसको नहीं पढ़ेंगे लोग, क्योंकि इसको पढ़ने से ब्रिटिश के अगेंस्ट में मोटिवेशन काफ़ी बढ़ रहा था। तो इसीलिए इस बुक को बैन कर दिया गया था, और इसी कारण से ये बुक ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत किस संदर्भ में बुलाया था? वायसराय लॉर्ड कर्जन ड्यूरिंग हिज टेन्योर कॉल्ड मिस्टर थॉमसन रॉबर्टसन टू इंडिया इन द कॉन्टेस्ट ऑफ। तो बेसिकली हुआ क्या था कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था थॉमसन रॉबर्टसन, तो ये लंदन में था और स्पेशली इसको लॉर्ड कर्जन जो कि भारत का वायसराय था, इसने स्पेशली इसको कॉल करवाया था और इसको बुलवाया था इंडिया। तो ये इंडिया आया और इससे दिया गया इसको टास्क कि तुम इन चीज़ों को सुधारो। तो यही क्वेश्चन आया हुआ है कि किस पीरियड में और किस चीज़ पर सुधार करने के लिए थॉमस रॉबर्टसन को लॉर्ड कर्जन ने भारत बुलाया था। तो भारत बुला करके रॉबर्ट को जो है टास्क दिया गया था, वो दिया गया था रेलवे में सुधार। बाद में इसी के सजेशन पर रेल बोर्ड बनाया गया था। रेल बोर्ड के साथ साथ रेल बजट वगैरह बाद में आना शुरू हुआ था। तो बेसिकली रेलवे में सुधार के लिए ही रॉबर्टसन को जो है लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटेन से इंडिया बुलाया था। तो ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1901 में थॉमस रॉबर्टसन को भारत क्यों बुलाया गया था? तो रेलवे में सुधार के लिए उन्होंने क्या सिफारिश की थी? तो उन्होंने रेल विभाग को बंद करके एक रेलवे के प्रबंधन के लिए रेल बोर्ड बनाने का जो है वो स्पेशली सुझाव दिया था और बाद में डिपार्टमेंट की जगह एक रेल बोर्ड अलग से बनाया गया था ताकि रेलवे का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लॉर्ड कर्जन के बारे में आप पढ़ते हैं कि 1899 टू 1905 ये वह पीरियड था जिस दौरान वो भारत में वायसराय रहे। इन द कंटेस्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड कर्जन के बारे में सही वाला चूज कीजिए। पहला है, उसने शांतिवादी नीति का समर्थन किया, पक्ष लिया या समर्थन किया, यानी ही एडवोकेट ए पेसिफाइस्ट पॉलिसी, यानी शांतिवादी पॉलिसी को उसने सपोर्ट किया था। सेकेंड, वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश ए ब्रिटिश स्फीयर इन इन्फ्लुएंस ओवर द पेरिस गल्फ एंड सिस्तान। वह चीन के विरुद्ध इंग्लैंड और रूस को मित्र बनाना चाहता था। वह यूएसए के लिए एक ध्वज लहराने का मिशन का नेतृत्व करना चाहता था। ही वांटेड टू लीड ए फ्लैग वेविंग मिशन टू द यूएसए। तो बेसिकली कर्जन की यदि बात करें तो ना तो कर्जन शांति प्रिय था, क्योंकि शांति प्रिय रहता तो बंगाल का विभाजन नहीं होता। सेकेंड, वह चीन और इंग्लैंड के रूस के मित्रता में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। वो यूएसए का भी कोई सपोर्टर नहीं था। बेसिकली कर्जन उस पीरियड में ये देख रहा था कि भारत पे कंट्रोल हो चुका है और बहुत यहाँ से इजी है कि अफगानिस्तान के तरफ बढ़ते हुए गल्फ के जो एरिया है, फारस की जो खाड़ी का क्षेत्र है, उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेसिकली वो फॉरेन स्तर पर इसको कंट्रोल करने की एक पॉलिसी बनाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है कर्जन के पॉलिसी में। ये हालांकि पढ़ने उड़ने को ज़्यादा मिलेगा नहीं और हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ अजीबोगरीब एक दो दिखे, इसीलिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कभी आपने देखे नहीं हैं। तो वहाँ पर आपको कंट्रोल करना होता है यही कि जो क्वेश्चन आपको आता है, जिसको आपने पढ़ा है, उसको कोशिश कीजिए कि मैक्सिमाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सही करें, क्योंकि नहीं पढ़े हुए में ऑलरेडी चांस रहता है कि गलत हो जाए और पढ़े हुए में भी अगर गलत होने लगेगा तो फिर आपके रिजल्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ठीक है। नेक्स्ट, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो ये तो आपने पढ़ा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी द्वारा लाया गया था। तो ये इसी को राज्य हड़प नीति या इसी को व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है, इसने भारतीय शासकों को कई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, यानी एक से ज़्यादा एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, टू एडॉप्ट एनी है। तो ये वाला पॉइंट नहीं था, एक से ज़्यादा नहीं, वो तो बिल्कुल एडॉप्ट करने की ही बात नहीं करता है। शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। इट डिड नॉट अलाउ एन एडॉप्ट हेयर टू रूल ए स्टेट आफ्टर द डेथ ऑफ रूलर। ये माना जा सकता है कि थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट कहते हैं कि किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य को सम्मिलित करना अनिवार्य बना दिया। इट मेड द एनेक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट कंपल्सरी आफ्टर द डेथ ऑफ ए रूलर।
तो ऐसा नहीं था कि हाँ कोई भी शासक मर जाएगा तो उसके राज्य को छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं था। गोद लेने की प्रथा पर इन्होंने कुछ बताया था। फोर्थ आते हैं, इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया। अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ तो इट मेड एन एनेक्शन ऑफ इंडियन स्टेट कंपल्सरी इफ द एडॉप्शन ऑफ हेयर हैड नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज। यानी कह रहा है कि यदि ब्रिटिश शासन से बिना अप्रूव कराए अगर आप गोद लेने की कार्रवाई करेंगे तो फिर आपके शासन को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा सकता है। तो बेसिकली जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसमें 3 तरह के सिस्टम बनाए गए थे, 3 तरह के स्टेट थे। एक ऐसे स्टेट थे जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे और उनको बिना परमिशन के गोद नहीं लेना था। दूसरा था कि जिसको परमिशन ले लेना था तब गोद ले सकते थे। और तीसरा था कि जो मुगल वगैरह थे उनको गोद लेने के लिए ब्रिटेन से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ डी और बी दोनों ठीक लग रहे हैं, लेकिन दोनों की तुलना में यदि बात करें तो डी ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा रूल इन्होंने बनाया था कि यदि आप ब्रिटिश से परमिशन ले लेते हैं देन आपको गोद लेने की परमिशन मिल जाएगी, बट अगर अनुमति नहीं ली है और तब भी ले रहे हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको आपके राज्य को छीन लिया जाएगा। तो ये ज़्यादा सही है। यहाँ कहता है कि शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, ये तो बहुत छोटा बच्चा होता था उस पीरियड में, तो उसके लिए उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। वो बेसिकली शासन से संबंधित डिसीजन नहीं था, उनका डिसीजन ये था कि किसको परमिशन है किसको परमिशन नहीं है, और परमिशन लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो आपके राज्य को हड़प लिया जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है इसमें ज़्यादा सुटेबल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब ये नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहले में है, नेपोलियन के खतरे के समय भारत में साम्राज्य को मजबूत किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। यानी जिस पीरियड में नेपोलियन का कह सकते हैं कि एक तरह से डर था यूरोपियन सेक्टर में। ए क्यों नहीं होगा सर? ए इसलिए नहीं होगा कि इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। तो ये इसलिए नहीं होगा कि इसमें 3 तरह के स्टेट थे, एक जिसको परमिशन लेके रखने की अनुमति थी, एक जिसको परमिशन के बाद भी नहीं रखना था, और एक जिसको परमिशन की जरूरत नहीं थी वो रख सकता था। और यहाँ सीधे कहता है कि नहीं, भारत के किसी को भी उत्तराधिकारी लेने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह के सिस्टम की बात कर रहा है, तीनों तरह के सिस्टम की बात नहीं कर रहा। इसमें आते हैं, नेपोलियन के खतरे के समय भारत के साम्राज्य को मजबूत किया, स्ट्रेंथन द एम्पायर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ नेपोलियंस थ्रेट। तो नेपोलियन का जब डर था उस पीरियड में क्या लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत को मजबूत किया, यानी भारत में ब्रिटिश एम्पायर को मजबूत किया। सेकंड, सिंध विजय का कार्य लॉर्ड एलनबरो ने किया। और थर्ड, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लड़ा। अब आपके पास तीनों स्टेटमेंट है और तीनों स्टेटमेंट में से चूज करना है कि कौन सा सही सही मिलान किया हुआ है। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है। ऑप्शन है केवल एक एवं 2, 1 एवं 3 और सभी सही है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो नेपोलियन का जो खतरा था वो लगभग 1800 ईस्वी के आसपास था, और इस पीरियड में लॉर्ड वेलेस्ली ने एक तरीका चलाया था सहायक संधि। और इस सहायक संधि के द्वारा, सहायक संधि, इसके द्वारा बेसिकली हुआ क्या था कि पूरे भारत को उसने मजबूती से पकड़ लिया और नेपोलियन का जो खतरा था वो बच गया। इस तरह से बी भी ठीक है कि विजय जो है सिंध विजय 1843 में हुआ था, और इस पीरियड में जो कौन थे तो लॉर्ड एलनबरो थे। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो ये 1814 और 1816 के बीच में हुआ था, तो इस पीरियड में कौन थे तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो इस तरह से तीनों के तीनों क्या है, सही है। और गवर्नर जनरल को आपको रिलेट करना पड़ेगा जो आपने घटनाएं ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो जो घटनाएं आपने पढ़ी हैं उससे रिलेट करिएगा तो इससे आंसर मिल जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ था, और यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग लिखा हुआ है तो इसलिए सही है। वारेन हेस्टिंग लिखा रहता तो गलत होता क्योंकि वो पहले आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। ठगी प्रथा का अंत कैप्टन सलीमन ने किया था। द थर्ड एंग्लो मराठा वार टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग। द
प्रैक्टिस ऑफ ठग वाज इंडेड बाय कैप्टन स्लीमन। तो अगर आप यहां देखेंगे तो थर्ड आंग्ल मराठा कब हुआ था, तो 1818 इसका इंड पीरियड था। और इस समय कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो हो गया बिल्कुल सही। सेकेंड स्टेटमेंट में जाते हैं कि ठगी प्रथा का अंत कैप्टन स्लीमन ने किया था। तो ठगी प्रथा का अंत इन्होंने ही किया था, यह भी आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव में। हाँ, इस पीरियड में अगर पूछा जाता है कि वायसराय कौन था, तो विलियम बेंटिक थे। और बेंटिक के समय में बेसिकली स्लीमन को यह टास्क दिया गया था कि ठगी सिस्टम को खत्म करो। ठगी सिस्टम क्या होता था, तो जो व्यापारी होते थे वो रास्ते पे जाते थे और बीच में कभी कभी रात को रुकते थे, तो ये लोग जाके ठगी लोग वाले क्या करते थे, उसको कुछ खिला देना, उनको कुछ बेहोश कर देना और उनके सामान को लूट लेना। तो बेसिकली एक प्रकार के लूटपाट की घटना करने वाले लोगों को यहाँ पे ठग कहा जाता था। और ठग को खत्म करने के लिए ही जो टास्क फोर्स क्रिएट किया गया था वो स्लीमन के नेतृत्व में क्रिएट किया गया था। तो इसलिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्लाइव का भारत में पुनः आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर की लड़ाई, वारेन हेस्टिंग्स का भारत में गवर्नर बनना। तो बेसिक रूप से यदि हम लोग बात करें तो इसमें से ऑप्शंस आपको चूज करने के लिए, इसको चूंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए सबसे जरूरी क्या है कि इसका डेट आपको पता होना चाहिए। तो क्लाइव का भारत दोबारा आना, तो दोबारा वो कब आता है, 1965 में आता है, सॉरी 19 में कह रहा हूं, 1765 में आता है। क्यों, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि भारत में बक्सर का युद्ध हो गया है और बक्सर के युद्ध में वो जीत गए हैं। तो वो भारत में आता है संधि करने के लिए। कौन सा संधि करने के लिए आता है, इलाहाबाद की संधि। तो ये भी कब होता है, 1765 में। बक्सर की लड़ाई कब होती है, 1764 यानी 1764। और वारेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर बनकर कब आता है, तो 1772 में आता है। और आने के साथ वो भारत में डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन को खत्म कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1764 का ये इवेंट सबसे पहले हुआ और 1772 का सबसे बाद में हुआ। तो 3 से स्टार्ट होगा और 4 पे खत्म होगा। तो हमें तो 2 दिख रहे हैं ऐसा, इन दोनों में दोनों 1765 है। तो ये पहले हुआ था, ये अप्रैल में हुआ था। और यहां अगर बात करें तो 12 अगस्त और 16 अगस्त को ये संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। तो ये बाद में हुआ था, यानी 3 से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका जो इवेंट होगा वो होगा पहला, फिर दूसरा, फिर होगा चौथा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा डेट लाइन, थोड़ा सा ये आपको गवर्नर जनरल ये सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में भारत में गवर्नर जनरल थे। चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1793। बिकॉज यहां पे क्यों ऐसा पूछ रहा था, क्योंकि यहां पे परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त जो है यहां पे लागू किया गया था। तो इसी कारण से ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इस समय कॉर्नवालिस थे, तो बिल्कुल थे, क्योंकि कॉर्नवालिस ने ही अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था। सेकंड आता है, उनके कार्यकाल के दौरान सिविल सेवा की शुरुआत हुई। सिविल सर्विसेज वेयर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो बिल्कुल सही है कि सिविल सेवा के जनक किसको माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो इसलिए ये पॉइंट सही है। थर्ड कहता है कि उनके शासन के दौरान महालवारी सिस्टम लागू की गई। महालवाड़ी सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग हिज रीजन। हिज रीजन मीन्स यहाँ पे कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट का फाउंडर था, महालवाड़ी का नहीं। तो इसलिए महालवाड़ी सिस्टम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज ये महालवाड़ी सिस्टम 1822 के आसपास में जाके शुरू होता है और ये तब तक क्या हो चुके थे, 1805 में ही इनका डेथ हो जाता है। तो कॉर्नवालिस जो है वो 1805 में मर चुका था, उसके बाद महालवाड़ी सिस्टम आया था, इसलिए वो बिल्कुल गलत है। और 1 और 2 ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 1 और 2 ही केवल सही है। 11 नंबर है, प्रथम कारखाना अधिनियम के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो 1881 में आया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। इस पीरियड में वायसराय कौन था, तो रिपन था, जिसके पीरियड में पहली बार जो है ये जो है फैक्ट्री एक्ट आया था। ऑप्शंस में आते हैं कि लॉर्ड रिपन के समय 1881 में इसको लागू किया गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1881 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। इसमें माह में 4 दिन छुट्टी का प्रावधान कर दिया गया था। इन दिस प्रोविजन वाज मेड फॉर
4 हॉलीडेज इन ए मंथ, 4 दिन छुट्टी, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, और इस तरह से महीने में 4 दिन छुट्टी। और लास्ट है, इसमें 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने से वर्जित कर दिया गया था। इन दिस चिल्ड्रन बिलो 9 ईयर्स ऑफ एज वेयर बैन फॉर वर्क, तो इनको काम करने से रोक दिया गया था, क्योंकि उस समय होता क्या था कि फैक्ट्री वाले लोग छोटे छोटे बच्चों से भी काम कराते थे। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या भारत कितना अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया होगा, इसको ठीक कराया होगा। तो ये जो फैक्ट्री एक्ट आया था, इस फैक्ट्री एक्ट में जितना योगदान भारत का था उतना योगदान ब्रिटिश का था। क्या हो रहा था कि ब्रिटेन में फैक्ट्रियाँ थी और भारत में फैक्ट्री थे। तो ब्रिटेन में जो फैक्ट्री होता था, उस फैक्ट्री में क्या करते थे कि वो लोग एक रूल रेगुलेशन से काम कराते थे और लेबर का चार्ज महंगा था। तो लेबर का चार्ज महंगा था, तो उससे क्या होता था कि उनको एक्सपेंस ज़्यादा लगता था, तो उनके सामान का दाम ज़्यादा होता था। और इंडिया के लोग क्या करते थे, चीप लेबर यूज करते थे, बच्चे को, महिलाओं को, सबको यूज कराते थे और लेबर चार्ज कम हो जाता था। तो इससे क्या होता था कि इंडिया का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता था। तो अंग्रेजों ने ही पहले ये विद्रोह किया और कहा कि नहीं, इंडिया में भी रूल लगना चाहिए, उनको लेबर सिस्टम, मजदूर सिस्टम ठीक होना चाहिए। और इस तरह से भारत में भी विद्रोह हुए कि लेबर के लिए ठीक कीजिए, और दूसरी तरफ जो है ब्रिटेन में भी हुए थे। ठीक है, और इस तरह से सारी चीज़ों हो करके पहला फैक्ट्री एक्ट आया। और फिर उसके 10 साल बाद सेकेंड फैक्ट्री एक्ट कब आता है, तो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1891 में आता है। ठीक है, तो पहले फैक्ट्री एक्ट में ये 7 वर्ष नहीं था, 9 वर्ष नहीं था, ये 7 वर्ष था, यानी 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने से रोक दिया गया था। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट में इसको बढ़ा के क्या किया जाता है, 9 साल किया जाता है। तो यानी पहला वाला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कथन ढूंढना है तो केवल 3 जो है इसमें असत्य है और बाकी दोनों क्या है, सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही होगा। हाँ बिल्कुल, रिपन जो था काफी लिबरल था और काफी अच्छा था। मतलब मुझे लगता है कि 2 गवर्नर जनरल अगर आपको चूज करना हो जो भारत के हित में या भारत के लिए अच्छा करके गया, तो एक मुझे रिपन लगता है और दूसरा लगता है विलियम बेंटिक जो उससे पहले आया था। तो विलियम बेंटिक और रिपन जो थोड़ा लिबरल था, भारत के सपोर्टिव था, बाकी का मैं नहीं कह सकता कि वो कितना अच्छा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन ठीक ठीक मैच नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला आता है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1937 का प्रांतीय चुनाव कराया। लॉर्ड लिनलिथगो 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आया था। लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन और लॉर्ड मिंटो बंगाल विभाजन। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन आया था, देन साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ और वहाँ पे आपने पढ़ा है नेहरू रिपोर्ट बना था। चेम्सफोर्ड के समय में भी हुआ था क्योंकि चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था उसी पीरियड में। लॉर्ड मिंटो से रिलेटेड नहीं है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन इज रिलेटेड टू लॉर्ड कर्जन, और कर्जन के बाद आया था कौन, लॉर्ड मिंटो। तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्टली मैच नहीं है और यही इसमें ढूंढना था कि कौन सही नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक अलग अलग एक्ट और अधिनियम है जिसको आपको मैच करना है उनके ईयर से, और कौन कौन सही मैच कर रहा है उसको ढूंढना है, कौन कौन सही सही मैच कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील्ड इन 1881, और ये किसने किया था, तो रिपन ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पहला वाला स्टेटमेंट इसीलिए क्या हो गया, सही। भारत में शस्त्र अधिनियम ये 1878 में लागू किया गया था, आर्म्स एक्ट, और इस आर्म्स एक्ट के तहत भारत के लोगों को आर्म्स रखने से बैन कर दिया गया था। और यह जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो लीटन के द्वारा किया गया था। तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाता है, सही है। थर्ड आता है इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट, ये 1854 में आया था और ये आया था डलहौजी के समय, जो कि उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और अवध का विलय 1856 में हुआ था, और यह भी किसके समय में हुआ था, तो डलहौजी के पीरियड में ही अवध के विलय कर लिया गया था। तो इसलिए अगर देखा जाए तो चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो अपने डेट के साथ मैच करता है और यह जो है करेक्टली मैच है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि केवल 1 2 3 4 सही है, यानी सब सही है भाई, इसमें केवल लगेगा ही नहीं।
नेक्स्ट आते हैं बंगाल के गवर्नर को सही सही क्रम में सजाएं। अरेंज द गवर्नर ऑफ बंगाल इन द करेक्ट ऑर्डर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए आपके पास 4 नाम है, रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, वेंसीटाट और वेरेलस्ट। तो अगर आप बंगाल में देखेंगे तो बंगाल में क्या हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव जो था ये पहला था, और यहीं से बंगाल में क्या होता है, एक चेन शुरू होता है गवर्नर जनरल का। तो यहां से अगर देखें तो ये चेन स्टार्ट हो रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन होना चाहिए पहले, सब में पहला वाला ऑप्शन है। यानी आपके साथ ये कोशिश की गई है कि जो आपको आता है पहले ही उसको रोक दिया जाए। देन आते हैं नेक्स्ट में क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव पहले नंबर पे आएगा। क्यों आएगा रॉबर्ट क्लाइव पहले नंबर के? क्योंकि भारत में सबसे पहले अगर गवर्नर कोई बना था तो रॉबर्ट क्लाइव बना था, और रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में आकर के फिर से दोबारा जो है यहाँ पे शासन किया था। तो ये जो पीरियड है 1757 से लेकर के 1760, इस पीरियड में बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ने शासन किया। देन हॉलवेल की बारी आती है, ये 1760 में आता है और सेम ईयर में इसको हटा दिया जाता है, तो ये लंबे पीरियड में नहीं रहा। वेंसीटाट की बात करें तो ये 1760 में बनता है और 5 सालों के लिए रहता है, लगभग 1765 में रहता है। एंड देन फिर उसके बाद 65 से लेकर के 67 तक जो है ये वेरेलस्ट जो है ये रहता है। इस बीच में थोड़ा 1765 से 63 फिर वेरेलस्ट और फिर रॉबर्ट क्लाइव दोबारा वापस आ जाता है। तो इस तरह से देखिए तो ये ऑलरेडी क्या है, आपका अरेंज है 1 2 3 4, इसका ए नंबर ही क्या होगा, सही होगा। ऑलरेडी ये अरेंज्ड है। रॉबर्ट क्लाइव का पीरियड जो रहा है वो 1757 से 60 रहा, ये 60 और ये 60 से 65, और इस बीच में जो 2 साल है, ये 2 साल के लिए फिर से दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव का ही पीरियड आता है, जब वो 1765 से 67 फिर से 2 साल रहता है। एंड देन वेरेलस्ट आता है जिसका काम टाइमिंग रहता है 1767 से 69। एंड देन फिर उसके बाद जो है 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आता है, जो कि बाद में चल करके पहला भारत का गवर्नर जनरल बंगाल क्षेत्र का बनता है। नेक्स्ट आते हैं एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग 1902-3 के संबंध में बताएं कि कौन से क्षेत्र से रिलेटेड था। द कमीशन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एंड्रयू फ्रेजर, ये 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। वाज रिलेटेड टू विच फील्ड, किस फील्ड से रिलेटेड ग्रुप को जो है लीड करने के लिए जो है एंड्रयू फ्रेजर को चुना गया था। ऑप्शंस है पुलिस रिफॉर्म्स, विश्वविद्यालय कार्यप्रणाली में सुधार, न्यायिक सुधार, सैन्य सुधार। तो ये कर्जन के पीरियड में 2-3 टीम गठित हुए थे, उसमें से एक टीम गठित हुआ था एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में, जो कि पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किया गया था। और ये कब गठित किया गया था, ये क्वेश्चन आता है, तो 1902 इसका सही उत्तर होता है कि 1902 में इसको फॉर्म किया गया था, और इसको टास्क दिया गया था कि पुलिस में बहुत सारा भ्रष्टाचार आ गया है, इसको ठीक कीजिए। तो पुलिस में भ्रष्टाचार को ठीक करने के लिए ये कमेटी गठित हुआ, और कमेटी ने रिकमेंड क्या किया, तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि CID बनाइए, ID बनाइए, IB बनाइए। तो ये सब इन्हीं के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि कुछ खुफिया विभाग होना चाहिए जिससे काम करना आसान हो, थोड़ा लोग डरे और उन पर गोपनीय ढंग से काम किया जा सके। तो देन ये पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। तो एंड्रयू फ्रेजर को आप याद रख सकते हैं कि पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड 1902 में जो कमेटी गठित हुई थी उसके ये हेड थे। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, भारत में कार्यरत श्रमिकों की दशा में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट टू रेज द डिमांड फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन इंडिया एंड मेकिंग लॉ फॉर देम। सेकेंड है, श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं कार्य की दशाओं की जांच के लिए सन 1875 में एक आयोग गठित हुआ। देन 1881 में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। A commission was formed in 1875 to improve the condition of workers and investigate their working condition. The first Factory Act was enacted in India in 1881. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पहले तो ये आपको बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो 1881 में आया था। तो यानी थर्ड वाला सही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सभी में हमें थर्ड दिख रहा है, तो ये इसका मतलब है कि मुझे और भी जानकारी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो सेकेंड वाला भी सही है कि बिकॉज 1875 में एक टीम गठित हुई थी और उसी टीम के रिकमेंडेशन पे 1881 में जो है ये फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था।
फर्स्ट वाला गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो ये मजदूरों के कंडीशंस को ठीक करने का जो डिमांड है, ये भारत में बाद में शुरू होता है, पहले ब्रिटेन में शुरू होता है। और दादा भाई नौरोजी स्पेशली इस फील्ड से नहीं थे, उनका सोशल, रिलीजियस और जो कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों से रिलेटेड जो मूवमेंट थे उससे उनका संबंध था। इकोनॉमिकल जो उनके द्वारा ड्रेन थ्योरी दिया गया था उससे रिलेटेड थे। तो यानी उनका जो पॉइंट है पहला वाला कि दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था, ये गलत है। तो बच गया आपका 2 और 3। तो इसलिए यहाँ पे सही ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 ज्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, उन्हें कांग्रेस से पूरी सहानुभूति थी, ही हैड फुल सिंपैथी फॉर द कांग्रेस। सेकेंड, उन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की, ही इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडियरी अलायंस। वे लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत के वायसराय बने, ही सक्सेडेड लॉर्ड कैनिंग एज द वायसराय ऑफ इंडिया। उन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो बंगाल के विभाजन की घोषणा की, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत के वायसराय बने, ये ठीक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो तो बहुत बाद में आए थे। कैनिंग तो 1857 के क्रांति के समय था। सहायक संधि तो वेलेस्ली ने शुरू किया था। और कांग्रेस से पूरी सहानुभूति रखते थे, तो जी नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक स्टेटमेंट कि किसने कहा था कि कांग्रेस मर रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसको अपने समय ही मार दूं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रिलेटेड टू लॉर्ड कर्जन। तो इसलिए आपका ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और हमें ढूंढना था कि सही वाला स्टेटमेंट ढूंढ के निकालिए। तो पहला लास्ट स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने बंगाल पार्टीशन की घोषणा की थी। और ये घोषणा कब की थी उन्होंने? तो इसके लिए 2 डेट आता है, 19 या 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा की थी। और इसी घोषणा के बेस पे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट, यानी शुरू से लेके बाद की ओर। तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए, एक मोटा मोटी आइडिया जरूर होना चाहिए कि कौन किस पीरियड में रहा है। तो कौन किस पीरियड में रहा है? तो जैसे लाइक डलहौजी, तो 1848 से लेकर के 54 के बीच में ये रहा है, तो ये आपको पता चलना चाहिए। कैनिंग का पीरियड यदि बात करें तो 1854 में वो आया था, जब ये डलहौजी यहाँ से 56, तो 56 में जब डलहौजी यहाँ से चला गया तो वो आया था। और फिर 1857 की क्रांति के बाद लगभग 62 तक यहाँ रहा था कैनिंग। उसके बाद रिपन और लीटन की बात करते हैं तो 1876 में ये आया था और 1880 तक रहा। रिपन की बात करें तो 1880 से लेकर के 84 तक इसका पीरियड रहा था। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये 1899 में आया था और 1905 में रहा था और बंगाल विभाजन करके चला गया था। तो अब इजीली आप देख सकते हैं कि 1848 ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और सबसे लास्ट में कौन आया? कर्जन। तो इजी टू मैच। तो सबसे पहले तो 5 वाला से शुरू होगा तो ये खत्म, और सबसे लास्ट किस में होगा? तो 3 से होगा। तो यानी यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? एकदम 100% क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1902 में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की जिसमें 2 भारतीय सदस्य थे। वो कौन थे? इन 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडेड 2 इंडियन मेंबर्स हु वेयर दे। तो बेसिकली यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आया 1902 में, हम लोगों ने अभी देखा था कि कर्जन ने एक पुलिस आयोग बनाया था फॉर रिफॉर्म करना था पुलिस में, और दूसरा सेम 1902 में इसने यूनिवर्सिटी में रिफॉर्म करने के लिए कमीशन गठित किया था। और इसी यूनिवर्सिटी के रिफॉर्म के इस रिपोर्ट के बेस पे 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम इन्होंने कर्जन ने पारित किया और बहुत सारा यूनिवर्सिटी के रूल्स में चेंज किए। हो क्या रहा था कि इस पीरियड में यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो थे वो सबसे बड़े नेशनल मूवमेंट के सेंटर हुआ करते थे। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, राष्ट्रवादी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, वो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित हो जाते थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि वैसे कॉलेज को ढूंढना शुरू किया जिनको पैसे गवर्नमेंट देती है और वो काम राष्ट्रवादी कर रहे हैं।
तो इसलिए उन्होंने एक टीम बनाई थी और इसे विश्वविद्यालय आयोग नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है। यूनिवर्सिटी कमीशन कब बना था? 1902 में। तो इसमें 2 भारतीय लोगों को भी शामिल किया गया था और उनके नाम थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय सदस्यों में इसमें किसको चुना गया था। तो ये 2 नाम आप याद रख सकते हैं, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ये जो विश्वविद्यालय आयोग था उसका लीडर कौन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस रैले जो थे वो बेसिकली इसको लीड कर रहे थे और थॉमस रैले के अंडर ये 2 भारतीय भी थे उस कमिटी के मेंबर, बट चलती किसकी थी? ब्रिटिश की। और इन्होंने ही इस रिपोर्ट के बेस पे 1904 में जो है उन्होंने एक विश्वविद्यालय अधिनियम तैयार कर दिया था। बटलर समिति 1927 का संबंध किस क्षेत्र से था? बटलर कमिटी वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो बटलर कमिटी बहुत फेमस है, 1927 भी याद रख सकते हैं और ये पूछा भी जाता है, कई बार एग्जाम वगैरह में आया है कि किससे रिलेटेड था। ऑप्शन है सैन्य सुधार, न्यायिक सुधार, देसी रियासतों के साथ संबंध का परीक्षण, विश्वविद्यालय शिक्षा। तो बटलर कमीशन जो है एक बटलर के नेतृत्व में गठित हुआ था और इसका मेन रूल जो था वो था एग्जामिन द रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट्स, यानी ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट्स के बीच के रिलेशन को जांचने के लिए एक जो है बटलर कमेटी का गठन किया गया था और इसमें भारत के देसी रियासतों के साथ अंग्रेजों के संबंध को जांच किया गया था और कुछ उसमें सुझाव भी दिए गए थे कि कैसे इन रिलेशंस को बेहतर किया जा सकता है, कैसे जो प्रिंसली स्टेट्स थोड़े से डरे हुए हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, तो कैसे उनको कन्विंस किया जा सकता है और कैसे उनको जोड़ के रखा जा सकता है। इन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा हुई थी। नेक्स्ट आते हैं इल्बर्ट बिल, बहुत ही फेमस रहा है। इस विवाद के संबंध में क्या था? तो एक तो याद रख सकते हैं कि 1883 ये बिल जो है कब से रिलेटेड है? तो 1883 द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द, पहला है भारतीयों द्वारा माल ले जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाना, बिल्कुल गलत है। सेकंड आते हैं भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना, इम्पोजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स पब्लिशिंग इन इंडिया या इंडियन लैंग्वेज, तो ये गलत है। यूरोपीय लोगों के मुकदमे के बारे में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट्स अबाउट द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, तो ये है 100% सही। बिकॉज ये जो पॉइंट था इल्बर्ट बिल, ये रिपन के टाइम में लाया गया था। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके टाइम पीरियड में लाया गया था, तो रिपन के समय में लाया था। रिपन ने एक एक्ट बनाया था जिसमें उसने ये सजेस्ट किया था कि भारत में किसी भी तरह का चोर उचक्का हो, बदमाश हो, उसकी सुनवाई कोई भी जज कर सकता है, चाहे वो ब्रिटिश हो या भारतीय। यदि ये चोर उचक्का ब्रिटिश भी होगा तो उसकी सुनवाई भारतीय कर सकते हैं। और इसी बात से ब्रिटिश चिढ़े हुए थे कि नहीं, हमारी सुनवाई भारत के जज कैसे कर सकते हैं, भारतीय मजिस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं। देन क्या हुआ? तो देन इसका नतीजा ये निकला कि इसी के अगेंस्ट में ब्रिटिश लोगों ने ही विरोध कर दिया और उसी विरोध को इल्बर्ट बिल विवाद और इल्बर्ट विरोध के नाम से जाना जाता है। यह किसके पीरियड में लाया गया था? तो रिपन के पीरियड में लाया गया था। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इल्बर्ट बिल विवाद क्या है और क्यों हुआ था, ये सब भी इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है क्लाइव, बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, कर्जन। और दूसरी तरफ है प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, बंगाल का विभाजन, बंगाल में दोहरी सरकार, अंग्रेजी शिक्षा। तो अगर आपको ये ध्यान होगा, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं। जो पहले आता है उसको पहले मैच करें। लाइक कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। क्लाइव की बात करें तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाना जाता है, बिकॉज उसने मैकाले मिनट जारी किया था। और चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें तो इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है और प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए जाना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। तो अगर ये सारे अगर पॉइंट्स आपको पता है तो इजीली आप मैच कर सकते हैं। तो पहला तो यही है कि फर्स्ट का सी होगा, तो आपका 2 ऑप्शन यहीं से कैंसिल हो गया। बेंटिक 2 का डी होगा, तो इस तरह से जो है सेकेंड का डी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड इरविन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। उनके शासनकाल के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब ये तो पहला ही सही हो जाएगा कि उसके लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सेकेंड है, गांधी इरविन समझौते के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। ये भी सही है। और इसकी उनके बाद लॉर्ड विलिंगटन ने पदभार संभाला। ही वॉज सक्सीडेड बाय द लॉर्ड विलिंगटन। और ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इरविन का जो पीरियड था वो लगभग 1828 से लेकर के 1827 से लेकर के 1831 था, और उस पीरियड में ये सारी घटनाएं हुई थी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। और ऑप्शन नंबर डी सही है कि ये सारी घटनाएं लॉर्ड इरविन के पीरियड में हुई थी। और इरविन के जाने के बाद जो वायसराय आए थे उसका नाम क्या था, तो लॉर्ड विलिंगटन था। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। एक तरफ कुछ गवर्नर जनरल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिए गए हैं कुछ सोशल रिफॉर्म्स जो किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। तो ऑप्शंस आते हैं, लॉर्ड डलहौजी नोन फॉर, अगर हम लोग बात करें तो ये जाना जाता है व्यापक सिद्धांत को लागू करने के लिए। विलियम बेंटिक इज नोन फॉर सती प्रथा को हटाने के लिए, सती प्रथा के एबॉर्शन के लिए। नेक्स्ट है रिपन। तो रिपन को जाना जाता है भारत में अस्थाई स्वशासन, 1882 में इसने भारत में अस्थाई स्वशासन की स्थापना की थी। सती प्रथा 1829 में लागू किया गया था। व्यापक सिद्धांत 1848 में लाया गया था। और बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, और यह विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इसलिए बहुत आसानी से आप मैच कर सकते हैं। फर्स्ट का डी हो जाएगा, सेकेंड का जो है वो ए हो जाएगा, और इस तरह से डी और ए करके आपके पास ऑप्शन ए। ठीक है, ये जानबूझ करके मैंने ये इसमें 4 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन हैं। इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चंस आपके रिवीजन हो सकते हैं। अगर चाहेंगे तो उसके बारे में सब कुछ रिकॉल करके बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। फर्स्ट है, यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्र पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लाया गया। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1878 टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर न्यूज़पेपर्स इन नेटिव लैंग्वेज। यानी जो स्थानीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उसको कंट्रोल करने के लिए ही स्पेशली वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लाया गया था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि यही हुआ था कि नहीं चाहते थे ये लोग कि भारतीय भाषा में ज़्यादा कुछ छपे। रीज़न क्या था, इंडियन लैंग्वेज में छपते थे, इंडियन लैंग्वेज ब्रिटिश को समझ में नहीं आता था, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में ये लोग खूब छाप देते थे। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमारे यहाँ भेजो और हमारे यहाँ 2-3 आदमी रहेगा, उसको पढ़ेगा, चेक करेगा, देन छपेगा। तो इसलिए उन्होंने कंट्रोल करने के लिए ही ये एक्ट लाया। सेकेंड है, जिला दंड नायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वेयर गिवन द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग नेटिव न्यूज़पेपर। यानी जो स्थानीय न्यूज़पेपर थे उसके बारे में डिसीजन लेने का पावर जो है वो डीएम को दिया गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये भी सही है। थर्ड है, अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र को लोकल लैंग्वेज में चेंज कर लिया। तो अमृत बाजार पत्रिका कन्वर्टेड इनटू लोकल लैंग्वेज से उन्होंने क्या कर लिया था, अंग्रेजी में चेंज कर लिया था। कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ओवरनाइट टू अवॉइड एक्शन। तो यानी अंग्रेजी में कन्वर्ट करें। इसे 1884 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया। इट वाज एबॉलिश्ड बाय द लॉर्ड रिपन इन 1884। तो अगर हम लोग देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बच गया हमारा चौथा स्टेटमेंट, और ये क्यों होगा, क्योंकि 1881 में रिपन ने क्या किया था, इसको खत्म किया था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ 1884 नहीं होगा, 1881 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड विलिंगटन के वायसराय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द वायसरायशिप ऑफ लॉर्ड विलिंगटन। तो ऑप्शन है
क्रिप्स मिशन का भारत आना, द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन होना, जालियांवाला बाग हत्याकांड होना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होना। तो विलिंगटन के समय याद कीजिए कि कौन सी इवेंट हुई थी और विलिंगटन क्यों जाना जाता है। तो विलिंगटन जाना जाता है अपने उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में जो है वो भारत में आया और इरविन जो है भारत से गया था। तो इरविन भारत से किस पीरियड में गया था? तो इरविन भारत से गया था 1931 में। तो 1931 के जस्ट बाद कौन सी घटना हुई थी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि यह घटना कब हुई थी? 1931 में ही हुई थी। तो इस तरह से सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हो, थर्ड गोलमेज सम्मेलन हो, ये सभी, या कह सकते हैं सांप्रदायिक पंचाट यानी कॉमनल अवार्ड हो, ये सारी घटनाएं वेलिंगटन के टाइम पीरियड में ही हुई थी। क्योंकि जालियांवाला बाग जो है ये 1919 में हुआ था, उस टाइम में ये नहीं थे। ये 1930 में हुआ था, इस टाइम में इरविन थे। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था जब लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो इस तरह से इजीली आप मैच कर सकते हैं और हर पॉइंट पे आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि कौन सा इवेंट के समय कौन सा गवर्नर जनरल था। इससे भी कई बार रिवीजन करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब और किसके बीच हुआ? व्हेन एंड बिटवीन हुम वाज द दिल्ली पैक्ट साइंड? तो दिल्ली पैक्ट है क्या, पहले ये समझिए। तो भारत पाकिस्तान का साइन है दिल्ली पैक्ट पर। तो आइए इसी को समझते हैं। 18 अप्रैल 1950 को नेहरू और जिन्ना के बीच में हुआ। 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच हुआ। 28 अप्रैल 1950 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और जिन्ना के बीच हुआ। और 24 अप्रैल 1950 को राजगोपालाचारी और लियाकत अली के बीच हुआ। तो बेसिकली ये पैक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भाग के इंडिया आए थे बचने के लिए दंगे से, और बहुत सारे इंडिया से पाकिस्तान। तो सेम सिचुएशन दोनों तरफ थी। तो जो भाग के आए हैं उनको मारा ना जाए, उनको बचाया जाए, और जो रह गए हैं उनको भी सेफली उनको भेज दिया जाए, उनको मारा ना जाए। इस तरह से एक ट्रीटी बनी जिसमें दोनों तरफ से पीसफुल सिनारियो क्रिएट करने का वचन दिया गया। और ये वचन दिया गया नेहरू और लियाकत अली के द्वारा एक दूसरे को। जिन्ना साहब के बीच जिन्ना साहब नहीं आए थे, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच में जो है ये बेसिकली समझौता हुआ था। समझौता के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था कि जो शरणार्थियों की समस्या थी, जो रिफ्यूजीज थे, उनको उनके रिलेटेड जो है ये एक प्रकार का ट्रीटी हुआ था। इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया? अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द प्रेस कमिटी फॉर्म्ड इन द ईयर 1921? तो प्रेस कमिटी किसके समय में फॉर्म किया गया था, किसके चेयरमैनशिप में गठित किया गया था? 1921 में। हुआ ये था कि भारत में जो प्रेस डेवलपमेंट हो रहा था, तो ब्रिटिश ने इस प्रेस को कंट्रोल करने के लिए 1908 में, 1910 में एक्ट बनाए और भारतीय प्रेस पे खूब कंट्रोल लगाया। ये कंट्रोल 1914 से लेकर के 1918 तक चले फर्स्ट वर्ल्ड वार में और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। फिर जब ये युद्ध खत्म हो गया तब कांग्रेस ने एक टीम गठित की और कहा कि हम एक टीम बनाते हैं प्रेस कमेटी, जो रिकमेंड करेगी कि प्रेस पे लगा हुआ प्रतिबंध हटना चाहिए, कैसे हटना चाहिए। तो फिर एक टीम बनी, कांग्रेस ने ही बनाई, और कांग्रेस ने सजेस्ट किया ब्रिटिशर्स से कि ये जो प्रेस पर आपने प्रतिबंध लगाया है इसको हटा दीजिए, ये ठीक नहीं है, भारत के प्रेस को इससे नुकसान हो रहा है और प्रेस को फ्रीडम दीजिए। देन इसके लिए जो टीम गठित हुई थी उसके लीडर थे तेज बहादुर सप्रू, और ये कब गठित हुआ था? 1921। नाम क्या था? प्रेस समिति, प्रेस कमेटी। तो इस तरह से तेज बहादुर सप्रू के अध्यक्षता में ये गठित हुआ, और देन तेज बहादुर सप्रू ने रिकमेंड किया और ब्रिटिशर्स ने कुछ प्रेस पर से जो कह सकते हैं बैन है उसको हटा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ कुछ भारत के क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रभक्त नेता, और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई किताबें दी गई हैं, आपको इसको मैच करना है। हिंद स्वराज, द इंडियन स्ट्रगल, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स, ए नेशन इन मेकिंग। तो यदि अगर आपको इसमें से जो सबसे ज़्यादा पता है पहले उसी को मैच किया जाता है, ऑलवेज उसी को हमेशा ट्राई करना चाहिए। तो जो पता है उसमें आप क्या पता हो सकता है आपको? तो सबसे पहले पता होना चाहिए महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज। अगर एक पता है तो बहुत ज़्यादा जो है आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस
द इंडियन स्ट्रगल बहुत फेमस रहा है। तो अगर आपको मान लिए बाकी नहीं पता है, यही दो मालूम है और याद नहीं आ रहा है क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है कि हो सकता है ये लाला लाजपत राय का हो सकता है ये सुरेंद्र बनर्जी का हो, कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, जो मैच हो चुका है उससे क्या करना है, इसको नोट कर देना है। लाइक महात्मा गांधी हिंद स्वराज, तो बी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बी का 1 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। फिर आपने सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, तो सी का 2 होना चाहिए। तो सी का 2 इसमें है, इसमें नहीं है। तो यानी आपके पास इजीली आपने पहले ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, अब 2 ऑप्शन और हो एलिमिनेट कर दिए और एक आंसर निकाल लिया आपने। अब ए का 4 होगा, ये पता चल गया आपको। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अच्छा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो ए नेशन इन मेकिंग, और लाला लाजपत राय क्या है, तो ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स। तो इस तरह से कई बार आपको कम भी मालूम रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं कि अच्छा ये हो गया, अगली बार इसको याद रखेंगे ताकि अगला क्वेश्चन मेरा गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम बेंटिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विलियम बेंटिक। ऑप्शंस है सती प्रथा का उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ सती, नेक्स्ट है ठगी प्रथा का दमन, सप्रेशन ऑफ ठगी, 1833 का चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, सिंध पर कब्जा। तो बेसिकली विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड आपको मालूम होना चाहिए। तो इनका टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो 1829 से 35 ये लगभग टाइम पीरियड माना जाता है इनका, और इस बीच की घटनाएं विलियम बेंटिक से रिलेटेड है। तो विलियम बेंटिक से रिलेटेड तो सती प्रथा उन्मूलन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 1829 में हुआ था और ये किसके समय में हुआ था, विलियम बेंटिक के समय में ही हुआ था। ठगी प्रथा का दमन ये भी कर्नल सलीमन ने किया था और यह भी इन्हीं के समय में हुआ था। 1833 का चार्टर्ड एक्ट बिल्कुल इन्हीं के समय में हुआ था। सिंध पर कब्जा 1843 में हुआ था, ये नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, चौथा नंबर कैंसिल हो गया कि सिंध पर जो विजय है ये इनके टाइम में नहीं हुआ था। तो 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए, चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 इनके समय की घटना है और 4 वाला घटना इनसे रिलेटेड नहीं। 31 एक तरफ सूची 1 सूची 2 दी गई है। पहला आते हैं इल्बर्ट बिल विवाद, श्वेत विद्रोह, कर्जन किचनर विवाद और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है ये किसके समय में हुआ था, अभी मैंने बताया कि रिपन ने ये बिल लेकर के आया था। 1883 में ये विवाद छिड़ गया था और रिपन ने जो है इसको कोशिश किया था। श्वेत विद्रोह की बात करें तो श्वेत विद्रोह ये एक विद्रोह हुआ था कैनिंग के समय, जो स्पेशली 1857 के क्रांति के बाद कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने भी विद्रोह किया था, उसको कहा जाता है। हालांकि जो एक्चुअल श्वेत विद्रोह है वो 1766 में हुआ था, जो कि क्लाइव के समय हुआ था। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्लाइव ऑप्शन नहीं है इसलिए यहाँ पे आंसर कैनिंग होगा। कर्जन किचनर विवाद, तो कर्जन के समय में क्या हुआ, तो कर्जन किचनर विवाद होगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो ये कौन लेके आया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था लीटन। हालांकि इसको हटाया किसने था, तो रिपन ने हटाया था। तो इसलिए आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो पहला का 4 यानी ऑप्शन नंबर बी सही। 32 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन। नील दर्पण नील किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। नील दर्पण वाज ए प्ले बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। तो ये तो बिल्कुल सही है कि नील दर्पण इसी से रिलेटेड था, तो पहला बिल्कुल सही हो गया। घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। द ऑथर ऑफ प्ले घासीराम कोतवाल्स इज विजय तेंदुलकर। नवीन चंद्र दास का नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित कथा है। द प्ले ऑफ नवाब बाय नवीन चंद्र दास वॉज बेस्ड ऑन फेमाइन ऑफ बंगाल। और लास्ट है उर्दू रंगमंच पारसी रंगमंच पर बहुत अधिक निर्भर था। उर्दू थिएटर यूज टू डिपेंड हैविली ऑन पारसी थिएटर्स। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है और कुछ नया चीज इसमें देखने को आपको मिल रहा है।
पहला वाले को छोड़ करके ज़्यादा पता नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर जो आंसर ढूंढना है वो ऑप्शन नंबर सी है, बिकॉज नवीन चंद्र दास ने किताब लिखी थी, किताब का नाम था नवाब। इसमें नवाब का जो प्रॉब्लम था उस पर ये कहानी बेस्ड है, ना कि बंगाल में जो फेमाइन आया था, अकाल आया था, उससे रिलेटेड था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सी वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, अदर बाकी तीनों के तीनों सही हैं। तो ये सही वाला स्टेटमेंट ध्यान रख सकते हैं, ताकि आगे आपको क्या हो, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आप उसको बना सकें। नेक्स्ट आते हैं, एक तरफ बुक और दूसरे तरफ लेखक है, इसको मैच करें। बुक और लेखक में कई बार क्या होता है कि आपको इंग्लिश वाला ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में कई बार आपको ट्रांसलेट करके लिख दिया जाएगा और आप फंस जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइफ डिवाइन आपने कई बार पढ़ा होगा, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिव्य जीवन। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये फंस जाएंगे आप और आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे चीज़ों पर आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि जो आपका ये वाला इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में जो आपका क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना है, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आपको पता है कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था, तो विनायक दामोदर सावरकर, उन्हीं की ये रचना रही है और उन्होंने ही इसको किया है। इसके अलावा आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा। और साधना जो है एक प्रकार का फिलोसफिकल जो है वो बुक है, जो कि रिलेट करता है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से। और लाइफ डिवाइन जो है ये रिलेटेड है सर अरविंदो घोष या अरविंदो घोष से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते थे। तो ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 आपके पास 2 ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। बी का 3 और यहीं से आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी का 3 तो यहां भी है। उसके बाद आते हैं लाइफ डिवाइन, सी का 2 तो यहां है, तो इसलिए ये भी हो। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पर अगर 4 घटनाएं आपको दी गई हैं, तो आपको ऐसे घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, तभी आप इसको क्रोनोलॉजिकल रूप में अरेंज कर पाएंगे। तो चौड़ी चौरा का जो कांड हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार जो आया था ये 1909 में आया था। दांडी मार्च जो शुरू हुआ था ये 1930 में 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था ये 1919 में आया था। तो अगर ये टाइम पीरियड आपको पता है तो फिर आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बट अगर टाइम पीरियड ही नहीं पता है तो फिर तो आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन में टाइम पीरियड आपको पता हो। अब अगर आपका टाइम पीरियड मिल गया है तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला इवेंट जो है वो आपका 2 नंबर का है। 2 नंबर से आपके 2 ऑप्शन स्टार्ट होते हैं, तो इस दोनों में से चूज करना है। सेकेंड जो है आपका वो 4 नंबर है, तो 2, 4, 1, 3 इस तरह से ऑप्शन क्या हो गया, बी जो है आपका करेक्ट हो गया। इसमें भी एक मिलान करना है, एक तरफ कुछ डेट दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं इस डेट से रिलेटेड इवेंट्स, यानी एक तरफ साल है और दूसरी तरफ घटनाएं हैं। तो घटनाएं क्या क्या है, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो बहुत सारे युद्ध हुए थे जो कि भारत के अंदर और भारत के बाहर हुए थे। तो उसको अगर हम लोग मैच करना शुरू करें तो जो आता है पहले उसी को मैच करेंगे। मैंने हमेशा यही ट्रिक दिया है कि जो आता है एक ही को मैच कीजिए, बट कीजिए। हाँ, बिहार स्पेशल का अलग से MCQ है और आप थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस देख लीजिए, उसमें पूरा बना हुआ है कब किस डेट को कौन सा चैप्टर और कौन सा जो है चैप्टर का MCQ होगा। तो यहाँ अगर हम लोग मैच करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आते हैं, तो अगर पहला वाला अगर देखें तो आंग्ल बर्मा युद्ध को जो है 1824 में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था ये 1839 के आसपास में शुरू हुआ था, तो इसलिए 1838 आप मैच कर सकते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1875 के आसपास में स्टार्ट हुआ था और जो है 1880 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 84 में जाके खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो ये डेट है आप अगर थोड़ा सा पढ़े हैं तो आसानी से मैच कर सकते हैं। तो ए का 3 हो जाएगा, तो आपके 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद बी का 4 हो जाएगा,
तो फिर भी बचा हुआ है ऑप्शन सी का 1 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये घटनाएं यहां पर दी गई हैं। नेक्स्ट आते हैं 36। एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी तरफ जो है डेट दिए गए हैं और कौन सा इवेंट कब हुआ था उसको मैच करना है। तो इसमें से मुझे लगता है कि लगभग सारे आपने पढ़ रखे हैं, ये ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ चैप्टर सब है आपको। स्टडी मटेरियल में जो पीडीएफ दिया गया है उसको लेके पढ़िए, क्योंकि वो प्रिंट कराना आसान है। ठीक है, भूल जाते हैं तो उसको भूलने के लिए जो जो याद आते जाए उसको मैच करते जाए। जैसे इलाहाबाद की संधि 1765 में 12 अगस्त को हुई थी। एला चापल की संधि ये क्या है, तो फर्स्ट जो कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ था तो उसके बाद एला चापल की संधि हुई थी। तो कर्नाटक युद्ध के बाद कब हुआ था, तो पहला कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ था 1748 में। ला बुर्डोने द्वारा मद्रास पर कब्जा। ला बुर्डोने कौन था, तो वो मॉरिशस से आया था मदद करने डुप्ले की। तो लॉ बुर्डोने ने जो है ये 1746 में कब्जा कर लिया था। और डुप्ले जो कि अच्छा काम कर रहा था बट उससे नाराज हो जाता है यूरोपियंस और इसको वापस बुला के ले जाता है। देन वो 1754। तो इस तरह से क्या हो गया, ये सारे आपने मैच कर लिए। तो ए का हो गया 4, तो ए का 4 तो एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी आसानी से आप सोच सकते। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाएं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। पहला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट, सती प्रथा पर प्रतिबंध, वुड डिस्पैच। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट और बैन ऑन सती, वुड डिस्पैच, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, इसका डेट यानी कब हुआ था ये इवेंट, ये पता होना चाहिए। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अभी हम लोगों ने बार बार चर्चा की, 1878 जब ये लाया गया था। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये 1919 में आया था। सती प्रथा एबोलिशन 1929 में हुआ था। और वुड डिस्पैच कब आया था, तो ये 1854 में आया था। तो अब अगर आप इसको देखें तो आसानी से मैच हो जाता है आपका 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाएं। रॉलेट एक्ट 1919, सती प्रथा पर सॉरी यहाँ 1829 सॉरी, तो 1829 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर, फिर उसके बाद 1 नंबर और उसके बाद 2 नंबर। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां एक तरफ सूची दी गई है कुछ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की और सेकंड जो है वो है आपके कुछ बुक्स के नाम। तो इसको थोड़ा सा मैच करना है और इसको मैच करने के लिए हम लोग जो आता है उससे शुरू करते हैं, महात्मा गांधी साहब से। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये उनकी सबसे फेमस बुक में से एक है। इसके अलावा बात करें तो नेशन इज मेकिंग, मुखर्जी साहब। सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम एट मिडनाइट। और राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बना सकते हैं। और आपको थोड़ा सा बुक वगैरह का याद रखना पड़ेगा कौन किससे रिलेटेड है। जैसे राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम एट मिडनाइट, एस.एन. मुखर्जी, नेशन इज मेकिंग, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये एक लेख की कह सकते हैं कि ग्रुप था, हर वीक में एक लेख छपता था और ग्रुप ऑफ लेख को या ग्रुप ऑफ जो है कह सकते हैं कि पोएम को ए स्टोरी को एक टाइटल दिया गया था, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ये श्रृंखला 1893-94 में बहुत फेमस हुई थी और बंगाल में चला करता था। और इसमें सर्वहारा वर्ग से दूर रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ बड़े लोगों की पार्टी है, वो छोटे लोगों की पार्टी नहीं है। एडुटेरिया 5000 बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए।
और वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट कुछ नहीं होता है, आप प्रैक्टिस कीजिए, कितना बना पाते हैं उससे आपकी तैयारी पता चलेगी। ये नहीं कि उस 5000 को रट लिए मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप बनाएंगे और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये न्यू लैंप फॉर ओल्ड जो है ये बेसिकली उस पीरियड में आया था जब बंगाल में माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो रहा था, और उसी दौरान अरविंद घोष ने जो है ये पूरा जारी किया था न्यू लैंप फॉर ओल्ड। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है, इसको ढूंढना है। ऑप्शंस है, रॉलेट एक्ट ने जन आक्रोश को लहर पैदा की और जालियांवाला बाग हत्याकांड को जन्म दिया। द रॉलेट एक्ट aroused a wave of popular indignation and led to the जालियांवाला बाग मैस्केयर। तो बेसिकली ये बिल्कुल सही है कि रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट के बाद बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ, किचलू साहब और ये सब लोग कैद हो गए। ठीक है, तो ये सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, बिल्कुल सही है। और फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था, तो 1939 4 मई को इन्होंने बनाया था। तो सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। तो भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होता है, यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया बट ठीक है। फोर्थ आते हैं, 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ। इन 1931 द कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज्ड गांधी इरविन पैक्ट। तो ये वाला गलत है क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट का यहाँ विरोध नहीं हुआ था, बल्कि एक्सेप्टेड द गांधी इरविन पैक्ट बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया और यहीं पे गांधी जी को परमिशन मिला कि यू मे गो एंड पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यानी द्वितीय गोलमेज में भाग लेने के लिए गांधी जी को कहाँ परमिशन मिली थी, तो यहीं पे मिली थी। और यह जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये लगभग 26 से 29 मार्च के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ और यहाँ पे अपोज क्या हुआ था, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी हो गई। तो ये लोग जो थे क्रांतिकारी लोग, उन्होंने जाके इस कांग्रेस के सेशन में खूब बवाल किया, बाहर खड़े होकर के खूब झंडे दिखाए, काले झंडे दिखाए, खूब भड़ा बूढ़ा कहा कांग्रेस को कि आपने बचाया नहीं, भगत सिंह को चाहते तो आप बचा सकते थे, आप लोगों ने जानबूझ के नहीं बचाया। तो इस तरीके से यदि कहा जाए तो यहाँ अपोज किस चीज का हुआ था, तो अपोज हुआ था कि भगत सिंह को नहीं बचाने के कारण कांग्रेस का अपोज हुआ था, ना कि गांधी इरविन पैक्ट का अपोज हुआ था। ठीक है, तो समझ में आ गया। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और जयप्रकाश नारायण के संबंध में सही कोड ज्ञात कीजिए। तो जयप्रकाश नारायण जी के संबंध में सही कोड निकालना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट कोड रिगार्डिंग जयप्रकाश नारायण। उन्होंने जेल डायरी लिखी है, ही हैज रिटन प्रिजन डायरी या जेल डायरी। संघर्ष की ओर भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, टुवार्ड्स स्ट्रगल इज ऑल्सो रिटेन बाय हिम। उन्होंने लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ही इज ऑल्सो नोन एज लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो थर्ड वाला तो 100% सही है कि उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। तो तीसरा जिसमें होगा वही सही होगा, तो यानी ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है, ये नहीं होगा। अब आइए, उन्होंने जेल डायरी, तो जेल में जब बंद थे तो उन्होंने ये लिखा था, तो ये भी सही हो गया। और जैसे ही ये सही हो गया तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ क्या है, सही है, जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड। तो यानी जयप्रकाश नारायण ने ही जेल डायरी भी लिखी है, संघर्ष की ओर टुवार्ड्स स्ट्रगल नाम से किताब लिखी है,
और उन्हें लोकनायक के नाम से भी भारत में जाना जाता है। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट उनके बारे में क्या है, सही है। 42 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विथ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इस पर विचार करके इसको क्या करना है, तो काल क्रम के अनुसार सजाना है। फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी इसको क्या करना है, सही क्रम में अरेंज कर देना है। बुक दो ही लैंग्वेज में आता था, या तो इंग्लिश में लिखते थे या हिंदी में लिखते थे। सर प्रखर सभी क्वेश्चन काफी है पीटी के लिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ये प्रैक्टिस कराने का मतलब ये हुआ कि आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, इस चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया है, तभी यहां बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं यही बीपीएससी पूछ देगा। इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि बीपीएससी क्या पूछेगा। हाँ, ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो इससे आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये जरूर पता चल जाएगा, और इसमें पार्टिसिपेट करने और इसको पढ़ने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो उससे आपको फायदा मिल जाएगा। इसलिए आपको प्रखर बैच लेने के लिए बोला जाता है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और 50 में से 40, 42, 45 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी अच्छी है और आप निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जिनका भी साइंस वीक है उनको लास्ट टाइम में मेरा सजेशन रहेगा कि यदि आप कोई किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, साइंस का बहुत आपको टफ लग रहा है, तो कम से कम रेलवे से रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक आते हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। जितने भी क्लासेस आपके ड्यू हैं जो टाइटन और नवोदय बैच के हैं, उनको 10 अगस्त तक ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको कालक्रम में सजाना है। गांधी इरविन पैक्ट 1931, भगत सिंह को फांसी, ये भी 1931, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये भी 1931, और चंद्रशेखर आजाद की शहादत 1931। अब क्या होगा, सारे 31, तो अब इसमें ढूंढना है कि कौन किस डेट को हुआ। तो ये 31 में हुआ 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च, कांग्रेस का अधिवेशन 26 से लेकर के 29 मार्च को ये अधिवेशन हुआ, और जो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु होती है वो होती है 27 फरवरी, यानी 27 फरवरी 1931। तो अब क्या होगा, इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग इसको अरेंज करना शुरू करें तो ये वाला सबसे क्या हो जाएगा, लास्ट, यानी सबसे पहला यही हो जाएगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यानी 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ये थोड़ा सा डेट वगैरह याद रखना चाहिए, और बीपीएससी का थोड़ा फेवरेट पार्ट भी रहा है कि डेट याद रहते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो रही है अभी, तो इसके जस्ट बाद कल भी हुआ था, अभी भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सही ढंग से मिलान करें, मैच द करेक्टली। ऑप्शन है बारदोली, चौड़ी चौरा, यरवदा, नोआखली। ये कुछ फेमस लोकेशंस है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान चर्चा में रहे और इनको लोगों ने जाना। ये जगह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, अलग अलग घटनाओं के दौरान इसे पढ़ने का मौका मिलता है, तो इसको मैच करना है। तो बारदोली जो मूवमेंट हुआ था ये कहाँ से रिलेटेड है, गुजरात से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है। चौड़ी चौड़ा की घटना कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास है। नोआखली जो है ये बेसिकली बहुत चर्चा में था जब 1946 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था और यहीं सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो नोआखली जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, और ये कहाँ से रिलेटेड रहा था, तो बंगाल से रिलेटेड रहा था। यरवदा की बात करें तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड रहा था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आप आसानी से मैच कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ से रिलेटेड रहा है, और ये सब किसी न किसी घटनाओं के दौरान फेमस रहा है। जैसे यरवदा जेल, जहाँ पे गांधी जी जेल में रहे थे,
बारदोली, जहां पर बारदोली सत्याग्रह हुआ था किसानों के लिए, चौड़ी चौरा जहां पर असहयोग के दौरान जो है एक घटना हो गई और आंदोलन समाप्त हो गया। चिरकुट कुमार, हमको नहीं याद रहता है। बहुत बढ़िया है, नहीं याद रहता है तो याद रखने की जरूरत भी क्या है, ऑप्शन देखना है और एक बार जय हनुमान जी करना है, जो याद आ जाए उसे ही बना देना है। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो टेंशन क्या लेना है, जो आता है वही चलेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो ये आपने मैच किया बारदोली गुजरात, ए का 2 हो जाएगा और इस तरह से आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर अगर आप बी का 4 कर लेते हैं तो आपका ये ऑप्शन सी निकल गया और ये वाला गलत हो गया। 44, शिमला सम्मेलन के समय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वायसराय व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था 1945। सब लोग हंस रहे हैं, हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि सबको याद करने का मन नहीं करता है और याद होता नहीं है तो हंस लेते हैं। दूसरे का मजाक उड़ता है तो अपने को मजा आ जाता है, इसलिए सब लोग हंस देते हैं। तो हंसना चाहिए लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है। जब आप इस क्षेत्र में आते हैं, तैयारी के दौर में आते हैं, तो इन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ता है। सिंपल सा सोचिए, बहुत ही छोटी सी कहानी है कि एक बच्चा अगर बचपन में उसको ABCD याद कराना हो तो क्या कितनी मेहनत लगती है। पता चलता है कि साल भर वो प्ले स्कूल में जाता है और मे बी पॉसिबिलिटी कि वो साल भर में भी वो ABCD नहीं सीख के आता है, अगले साल जाके फिर सीखता है। तो कितना टाइम लगा, और जब बाद में वही बच्चा ABCD उसके लिए बहुत जोक रहता है, बहुत आसान लगता है और वो उससे आगे की चीज़ें सीखने लगता है। सेम प्रोसेस कंपटीशन फील्ड में होता है कि जब आप पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे तो इतना टफ लगेगा, याद रखना इतना टफ लगेगा कि लगेगा छोड़ देते हैं, नहीं होगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस चीज़ों को आप समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, फिर आप दूसरों को देख के आपको मजाक लगेगा कि अरे इसको नहीं याद होता है, मुझे तो सब कुछ याद है। तो यानी आपको देना पड़ेगा टाइम ही सबसे मेन है। और आपको टाइम सिर्फ इसलिए नहीं देना है कि हाँ हमको याद करना है, टाइम इसलिए देना है क्योंकि समय के साथ ही याद होगा। अगर कोई चाह भी ले कि एक दिन में सारा पढ़ जाएंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा समय देना होता है और थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन करके फॉलो अप करना पड़ता है और तब जाकर के हो जाता है। ठीक है, सेकेंड आते हैं, भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में तब हुआ जब बॉम्बे और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि इंडियन नेवी रिवोल्ट्स कब हुआ था, 1946 में, और ये तब हुआ था जब बेसिकली बॉम्बे के और कराची के नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 18 फरवरी 1946 को ये विद्रोह स्टार्ट हुआ और 25 फरवरी 1946 को ये समाप्त हो गया। तो इस तरह से 1946 में ये हुआ था। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और पहला कहता है कि शिमला समझौता लॉर्ड माउंटबेटन के समय हुआ था, तो जी नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे इस पीरियड में। इस समय जो दूसरे थे वो थे वेवल, तो इसको वेवल योजना भी कहा जाता है। और वेवल के समय में ही बेसिकली जो है ये शिमला समझौता हुआ था, जो कि फेल हो गया था। उसमें मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है उसके बीच में सहमति नहीं बन पाई थी। तो सही वाला ढूंढना है तो केवल 2 सही है, 1 वाला क्या हो गया, गलत हो गया, और ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 45, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। सेलेक्ट द रॉन्ग मैच। कौन सही मिला हुआ है इसको ढूंढ लेना है। 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। लोयल आयोग 1880 के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव देना। लोयल कमीशन टू स्टडी द रिपोर्ट ऑफ हेमाइन कमीशन ऑफ 1880 एंड गिव सजेशंस। तो ये लोयल है। सेकेंड आता है शाही आयोग, नागरिक सेवा से संबंधित समस्याओं के लिए गठित किया गया था। कॉन्स्टिट्यूटेड टू डील विथ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, इसका नाम शाही आयोग था, याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस है
और ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये वाला याद रख सकते हैं, एग्जाम में आएगा। व्हीटले आयोग, भारत ने औद्योगिक कार्यशाला और बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार के सुझाव के लिए, तो व्हीटले आयोग भी ये सही है। और लास्ट है वुडहेड समिति, मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। तो भारत में मिशनरी शिक्षा के लिए कोई कमेटी गठित नहीं की गई थी, तो इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वुडहेड कमेटी क्यों गठित हुई थी, तो वुडहेड कमेटी जो थी वो 1943-44 में आई थी। इसका जो मेन एम था वो बंगाल में आए हुए फेमाइन की जांच करना। तो वुडहेड कमेटी जो है ये 1943-44 में बंगाल में आए हुए जो है फेमाइन की जांच करने के लिए इसको लाया गया था। और लिंडसे आयोग जो था वो मिशनरी एजुकेशन से रिलेटेड जो है जांच के लिए बनाया गया था। 46 में आते हैं, एक तरफ आंदोलन और दूसरे तरफ नेताओं का नाम दिया गया है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी साहब 1932, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936, अखिल भारतीय, बिल्कुल सही है। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में साउथ में चलाया गया एक प्रकार का ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, जिसमें बेसिकली उन्होंने इस विरोध को पार्टिसिपेट किया था। तो 46 ऑप्शन नंबर डी कि कौन सा सही सुमेलित है, तो तीनों के तीनों सही सुमेलित है और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये चलाया गया था ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा। ऑल इंडिया किसान सभा 1936, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? पहला, लखनऊ समझौता, द्वैध शासन की शुरुआत, रॉलेट एक्ट, बंगाल का विभाजन। द लखनऊ पैक्ट, तो इसके सबके आपको क्या करने पड़ेंगे, डेट निकालने पड़ेंगे, तभी आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जब बेसिकली जो कह सकते हैं कि उदारवादी और जो गरमपंथी थे, नरम और गरम वाले, वो मिल जाते हैं, प्लस कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल जाती है। सेकंड आता है द्वैध शासन की शुरुआत। तो द्वैध शासन की शुरुआत की यदि बात करें तो ये द्वैध शासन कौन सा है? ये डायरकी, उस डायरकी की चर्चा नहीं हो रही है जो क्लाइव लेके आया था, रॉबर्ट क्लाइव। ये उसकी बात हो रही है जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डायरकी को लागू किया गया, और ये लागू किया गया 1919 में। और प्रांतों में इस तरह से शासन को दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक को कहा गया था आरक्षित विषय, एक को कहा गया था हस्तांतरित विषय, और ये 1935 में भी लागू किया गया था। तो इसीलिए ये द्वैध शासन। रॉलेट एक्ट की बात करें तो यह भी 1919 में आया था, लेकिन रॉलेट एक्ट जो है ये स्पेशली मार्च में आया था, जबकि द्वैध शासन जो है ये 1999 के दिसंबर में आया था। और बंगाल का विभाजन बहुत सिंपल, 1905। तो अब आराम से देख सकते हैं 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है। (48) निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कौन सही मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जमनालाल बजाज वर्धा में सत्याग्रह आश्रम था, जमनालाल बजाज ने सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन बनाया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में राष्ट्रीय विद्यालय बनाया, और बाल गंगाधर तिलक ने सत्य शोधक समाज बनाया। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल ऑफ एट लाहौर, और बाल गंगाधर तिलक सत्याग्रह यानी सत्य शोधक समाज। तो अगर इस चारों में से देखें तो यहां पर आप पकड़ सकते हैं कि सत्य शोधक समाज जो है ये बेसिकली लाला लाजपत राय से रिलेटेड नहीं है, ये ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले से रिलेटेड है।
इन्होंने 1873 में इसका निर्माण किया था, सत्यशोधक समाज का। बाल गंगाधर तिलक जी का इससे कोई लेना देना नहीं था, सत्यशोधक समाज से। और इस तरह से ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। ये जमनालाल बजाज साहब जो थे वो गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे और इन्होंने गांधी जी के रहने के लिए एक आश्रम क्रिएट किया था महाराष्ट्र में, कॉल्ड वार्धा सत्याग्रह आश्रम, क्योंकि गांधी जी 1930 में अपने आश्रम से ये कह के निकल गए थे कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी हम जो साबरमती आश्रम है वो मैं वहां वापस नहीं आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इसमें एक तरफ कुछ डेट दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है इस डेट को मैच करना है कुछ इवेंट से। इवेंट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं। व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ कॉमनल अवार्ड फ्रॉम व्हाइट हॉल। तो कॉमनल अवार्ड जो है ये कौन था, ये रैमजे मैकडोनल्ड ने घोषित किया था, पता होगा। सेकेंड है अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का गठन, फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। थर्ड है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट ढाका। एंड फोर्थ कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला सत्र, फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता। तो इसीलिए अगर यहां पे ये चारों स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं या मैंने जो बताया इसको मैच करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉमनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचाट या पुरस्कार कहा जाता है, ये 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा 16/8/32 को लागू किया गया था। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो फर्स्ट जो है ये इजीली डी से आपका मैच कर जा रहा है। अब आते हैं दूसरा जो आसान है वो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट ढाका। तो ये आपको पता है कि 1906 यानी 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो आपके पास दो मिल गए, एक का डी और बी का 3। तो एक का डी का 1 हो जाएगा, तो डी का 1 यहां पे 2 दिख रहे हैं, ये कैंसिल हो गए दोनों। उसके बाद आपका क्या है बी का 3, तो बी का 3 यहां हो गया। तो आप तो ऐसे ही आंसर निकाल सकते थे, बट इसमें मैं आपको बता दूं कि एक घटना है, कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला सत्र, फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कोलकाता। ये क्या था कि सर आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, बहुत बढ़िया, यहीं से केक खा ले रहा हूं मैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। तो कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला सत्र, तो ये बेसिकली क्या हुआ था कि कलकत्ता में एक संगठन था जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था और उसी संगठन के द्वारा पहला जो है जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो 1883 में यहाँ पे बुलाया गया था। तो इसलिए 4 नंबर का क्या हो गया 1, 1883। और इसी तरह से जो बच गया 2 नंबर का सी, 1927 में भारतीय राज्य जन सम्मेलन का गठन किया गया था, फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। तो ये कुछ इवेंट हैं जिनको अलग अलग डेट से मैच करना था। अगर आप चाहें तो इसको आसानी से मैच कर सकते थे, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। 2-3 घटनाओं को भी अगर आप मैच कर पाते हैं तो इजीली आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम लोग का 50वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही घटना सबसे पहले घटित हुई, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट, कौन सबसे पहले घटित हुआ। पहला है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद एस्टेब्लिश्ड आर्य समाज। सेकेंड आता है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की। थर्ड आता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ। और लास्ट है सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय बने। तो अगर इसमें से सारे इवेंट्स अगर आपको देखें तो घटनाओं को अगर हम लोग अरेंज करें तो आर्य समाज जो बना था ये 1875 में स्थापित हुआ था। नील दर्पण जो लिखा गया था ये 1860 में लिखा गया था। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ था ये काफ़ी बाद में लिखा गया था, मुझे लगता है 1880 के आसपास ये लिखा गया था। और
सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है, इनका भी घटनाक्रम जो है वो इस नील दर्पण के बाद ही था, 1873 के आसपास था। तो इस तरह से जो आंसर है वो बी ही हो जाएगा, यानी दीनबंधु मित्र ने ही जो है इस चारों इवेंट्स में से जो सबसे पहला इवेंट जो घटित हुआ था वो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया नाटक था नील दर्पण। बिकॉज इसी पीरियड में आपको एक मूवमेंट पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है नील विद्रोह, इन इंडिगो रिवोल्ट। और इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? तो ये 1859-60 में हुआ था, बंगाल के नदिया सेक्टर में। तो इसी की घटना की जानकारी कहाँ मिलती है? नील दर्पण में, रिटेन बाय दीनबंधु मित्र। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक था हम लोगों का। तो इसमें 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने आज डिस्कस किया। उम्मीदतः आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने और जानने को मिला होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिली होंगी। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में उन्होंने जो है सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। ठीक है, तो होपफुली आपने अच्छे से कवर किया होगा। इस 10 दिनों के बाद आपके मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थोड़ा क्वेश्चंस को रिवीजन भी कर लीजिएगा, 1-2 बार इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा कि आपको नहीं ठीक से समझ में आया है तो उसको एक बार गूगल पे सर्च करके भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी ऑब्जेक्टिव आपको जो यहाँ से सीरीज चल रहे हैं तो उसमें डेली जो है आपको ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल जुड़े रहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को डाउनलोड करके पढ़िए, तैयारी कीजिए। और मैंने बताया था जो फार्मूला, उसको फॉलो अप कीजिएगा। फार्मूला बहुत सिंपल है कि आपको करना क्या है। तो फार्मूला ये है कि 3 स्टेप में पढ़ाई करनी है। दिन में 3 टाइम आपका डिवाइड कर लेना है। पहला टाइम है पढ़ने का, जिसमें हम रिवीजन करेंगे, नए चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, स्पेशली रिवीजन करेंगे। जो पढ़े हुए चीज़ हैं उसको दोबारा देखेंगे ताकि हमें याद रह सके। फिर सेकेंड टाइम है प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस में मेनली फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का। और इसके लिए जो भी सोर्सेज हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर बुक्स हो सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज हो सकते हैं, आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव की बुक हो सकती है। जैसे बहुत सारे बच्चे 5000 वाली बुक की बात कर रहे हैं तो ये आपको क्या करना है। और थर्ड जो है आपका करेंट अफेयर्स, यानी आपको क्या करना है, करेंट अफेयर्स को पढ़ना है एंड फिर करेंट अफेयर्स का भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। तो ये 3 सेक्टर हैं जिस पर आपको काम करना है और रेगुलर काम करना है यहाँ से लेके एग्जाम तक। ठीक है, कितना आवर्स की बात करें तो प्रैक्टिस पर डे 2-2.5 घंटे अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी है। करेंट अफेयर्स भी 1.5 से 2 घंटे पढ़िए और रिवीजन कम से कम 3 घंटे से 4 घंटे या 3 घंटे मिनिमम करिए। और इन सब के अलावा, यानी इधर जो टाइम देते हैं आप 5-6 घंटे, इसके अलावा आप ये वीडियो वगैरह देखिए। यानी ये 6 घंटे आपका टाइम आप खर्च करेंगे। इसके अलावा 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे वगैरह 5 घंटे आप वीडियो देख लीजिए। दिन भर में वो चलेगा आपका 5 घंटे का 6 घंटे का जो भी क्लास है उसको वीडियो देख सकते हैं। बट कम से कम 4-5 घंटे 5-6 घंटे जो है आपको अपने पढ़ाई पर भी अपने समय को खर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइम नहीं रहता है, आप दिन भर में 2 घंटे भी पढ़ते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ बिल्कुल, 7500 जो क्वेश्चन में आपका यूटेरिया का है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही था हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ यहाँ पे होता है समाप्त। और अब आपको जो आगे के टॉपिक है एंशिएंट मिडाइवल, उस पे चर्चा होगी। उससे रिलेटेड MCQ बैच आएंगे, MCQ के आपके डेज होंगे और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी टीचर होंगे जो आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ताकि आपको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। एक ही टीचर से पढ़ के बोर ना हो ज़्यादा, इसलिए अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे और उनको आपको जानकारी देंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सभी मेहनत करके अच्छा करेंगे और आने वाले भविष्य में आप सभी से फिर मुलाकात मेंस के दौरान होगी। और मेंस आप अच्छा करके मेंस में अच्छा करने की कोशिश करते हुए आप PT को बेहतर करके इसको क्रैक करेंगे। यही शुभकामनाएं हैं। मिलेंगे आप सभी से फिर अगले क्लासेस के दौरान। धन्यवाद, शुभ रात्रि।